तारे रात का आंचल संवारे। इस पाठ में आसमान में चमकने वाले तारों का वर्णन किया गया है। कवियों को ये तारे रात्रि रूपी नायिका के आभूषण जैसे प्रतीत होते हैं, परंतु वैज्ञानिक इन तारों की चमक, स्थिति और आकार आदि का वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण करते हैं। कितना सुंदर वाक्य विचार दे रखा है। हमारी किस्मत सितारों में नहीं बल्कि हमारे अपने अंदर है। पाठ में बात तो हम आकाश के तारों की कर रहे हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादातर निर्भर अपने भाग्य के सितारों पर हो जाते हैं। तो कवि विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि हमारे अंदर हमारी शक्तियाँ छुपी हुई हैं, आकाशीय तारों में, आकाशीय पिंड में नहीं है। मेघ रहित स्वच्छ आकाश में टिमटिमाते तारे बड़े ही आकर्षक लगते हैं। आकर्षक, लुभावने, मन को भाने वाले, चार्मिंग। कवियों ने रात्रि के सौंदर्य का वर्णन करते हुए चमकने वाले इन तारों को भांति भांति की उपमाएं दी हैं। रात्रि के सौंदर्य, रात की सुंदरता का जो वर्णन किया है, उसको तरह तरह की तुलना की है, तरह तरह की वस्तुओं से तुलना की है। कभी ये तारे आकाश के नीले आंचल में जड़े हीरे मोती जैसे प्रतीत होते हैं। आकाश की तुलना उनने आंचल से कर दी है। जो हमारी साड़ी का पल्लू होता है, हमारे चुन्नी का पल्लू होता है, उससे कर दी है। उस पल्लू में जो सितारे लगे होते हैं, हीरे मोती आकाश में जड़े हुए, ऐसे ही प्रतीत होते हैं। तो कभी श्वेत फूलों के गजरे जैसे लगते हैं। श्वेत फूल जो स्त्रियां बालों में सफ़ेद फूलों के गजरे लगाती हैं जूड़े के ऊपर, वैसे लगते हैं। कभी उत्सुक होकर आसमान से पूछ लेते हैं, उत्सुक होकर यानी कि बहुत ही विकलता से पूछ लेते हैं, जगकर सजकर रजनी वाले, कहाँ बेचने ले जाती हो ये गजरे तारों वाले। कि जगकर इस संसार को सजाकर रजनी रूपी बालिका, इन गजरों को तुम, तारे वाले गजरों को, जो गजरे तारों से बने हैं, उन गजरों को कहाँ बेचने के लिए ले जा रही हो। जैसा कि आप भूगोल और विज्ञान में पढ़ चुके होंगे कि ये तारे वास्तव में चमकीले पिंड होते हैं। पिंड कहते हैं कोई ठोस वस्तु जिसकी अपनी चमक होती है, और ये गोलाकार खंड होते हैं, गोल खंड होते हैं, ठोस, उन्हें पिंड कहते हैं, जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है। ये तो सभी बच्चों को पता है कि तारों में स्वयं का प्रकाश होता है। पृथ्वी से बहुत दूर होने के कारण ये तारे छोटे छोटे दिखाई देते हैं। सूर्य भी एक तारा या नक्षत्र है जिसके चारों ओर हमारी पृथ्वी चक्कर लगाती है। ये बात तो सभी बच्चों को पता है, बहुत बहुत छोटे क्लास से पढ़ते हैं सब बच्चे। आकाशगंगा में ऐसे हजारों, लाखों, करोड़ों नक्षत्र हैं। आकाशगंगा, आकाश वाहिनी गंगा, जो ऐसी गंगा जो आकाश में बहती है, जिसमें तारों के छोटे छोटे असंख्य समूह हैं, उनको आकाशगंगा कहते हैं, जिनकी अभी गणना भी नहीं की जा सकी, जिनको अभी गिना नहीं जा सका। गणना का अर्थ होता है गिनना। आकाशगंगा वास्तव में तारों के पुंज को कहते हैं। तारों का पुंज, आकाशगंगा तारों के पुंज को, जो उसमें से प्रकाश निकलता है, उसको कहते हैं। अभी मानव ज्ञान की सीमा केवल सूर्य और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले प्रमुख ग्रहों तथा उपग्रहों तक ही सीमित है। तो अभी मनुष्य जो है केवल सूर्य, सौरमंडल तक पहुंचा है, उसके आगे नहीं पहुंचा है, और सौरमंडल में कितने ग्रह हैं वहीं तक पहुंचा है। समय के साथ साथ भविष्य में अनुसंधान क्रमशः सामने आते रहेंगे। अनुसंधान कहते हैं खोज। तो आप लोग जानते हैं कि विज्ञान में समय समय पर खोज होती रहती है और वह क्रम से हमको पता चलते रहते हैं। तो भविष्य में हो सकता है कि हमें कोई नया सौरमंडल भी मिले। नक्षत्र आकाश में चमकीली गैसों की
गेंद के समान प्रतीत होते हैं। गैसें इस प्रकार से इकट्ठी हो जाती हैं और वो गोल गेंद का रूप धारण कर लेती हैं। इसमें मुख्यतः दो प्रकार की गैसें होती हैं, हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस। इन्हीं दो गैस से नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। नाभिकीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, ये ऊर्जा का बहुत ही शक्तिशाली रूप होता है। ये दोनों गैसें नक्षत्रों को इतना गर्म कर देती हैं कि नक्षत्र चमकने लगते हैं। इतना ज़्यादा उसको हॉट कर देती हैं। जब जिस प्रकार से आग जलने लगती है, आग दिखती है, उसी प्रकार से इनकी गैसें भी चमकने लगती हैं। ईंधन से चलने वाले किसी इंजन में ईंधन खत्म हो जाने की तरह ही यह होता है। गैस समाप्त हो जाने के बाद नक्षत्र गैस और धूल के विशाल बादल के रूप में फट जाता है। अतः मतलब जब तक उसमें गैस होती है तब तक वो चमकता रहता है एक पिंड की तरह, लेकिन जब उसमें गैस खत्म हो जाती है तो फिर उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता और वो केवल एक धूल होती है और फट जाती है और समाप्त हो जाती है। सूर्य ही पृथ्वी के निकट स्थित सबसे बड़ा नक्षत्र है, इसलिए ये पृथ्वी के सबसे बड़े आकार के पिंड के समान दिखाई देता है। आप जानते हैं कि आकाशगंगा में बहुत सारे नक्षत्र हैं, बहुत सारे तारे हैं जिनका अपना प्रकाश है, लेकिन पृथ्वी के सबसे निकट सूर्य ही है जो सबसे पास हमें दिखाई देता है। आकाशगंगा में ऐसे करोड़ों नक्षत्र हमसे दूर होने के कारण बस प्रकाश पुंज की तरह तारों के रूप में दिखाई देते हैं। प्रकाश पुंज, उसमें से छोटा छोटा सा टिमटिमाता हुआ प्रकाश दिखाई देता है और ज़्यादा हमको अपनी इन आँखों से दिखाई नहीं देता। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ऐसे नक्षत्र की संख्या 200 करोड़ अरब से भी ज़्यादा है। आप इसकी गिनती पर ध्यान दें, 200 करोड़ अरब से भी ज़्यादा है। इन नक्षत्रों के आकार भिन्न भिन्न होते हैं। हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों के जलने की मात्रा के अनुसार इनके रंग और चमक में भी अंतर दिखाई देता है। कुछ नक्षत्र तो सूर्य से भी बड़े होते हैं, कुछ नक्षत्र पृथ्वी के समान और कुछ नक्षत्र पृथ्वी से छोटे मंगल और बुध ग्रहों के समान भी हैं। पृथ्वी से देखने पर ऐसा लगता है कि ये नक्षत्र एक दूसरे के पास स्थित हैं, परंतु वास्तव में ये नक्षत्र एक दूसरे से बहुत दूर स्थित हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि सूर्य के का सबसे निकटवर्ती नक्षत्र उससे लगभग करोड़ मील दूर स्थित है। निकटवर्ती, सबसे पास। जिन नक्षत्रों में हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की ज्वलनशीलता अभी कम नहीं हुई है, ज्वलनशीलता, उसकी जलने की क्षमता, उसकी आग अभी कम नहीं हुई है, उन नक्षत्रों का रंग सूर्य के समान पीला होता है। जैसे जैसे ये ठंडे होते जाते हैं उनके रंग लाल, नीले और फिर काले पड़ जाते हैं। हम सबको पता है कि जल जाने के बाद चीज़ काली हो जाती है, तो इसी प्रकार से वो भी काले हो जाते होंगे। जिस प्रकार बुझता हुआ अंगारा धीरे धीरे रंग बदलता है, उसी प्रकार इन नक्षत्रों के रंग में होने वाले परिवर्तन का मूल कारण इनकी ऊर्जा की स्थिति में होने वाला परिवर्तन है। तुम लोग देखते हो जब आग लगती है तब उसकी रोशनी का रंग क्या होता है, फिर आग बढ़ती है तो रोशनी का रंग अलग होता है, फिर आग कम होती है तो उसका प्रकाश अलग होता है, और जब बुझती है तो जिस चीज़ पर बुझती है वो चीज़ पे काला रंग छोड़ जाती है और बुझते समय उसका रंग अलग होता है। तो इसी प्रकार से नक्षत्रों की स्थिति भी होती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के साथ सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। इसी परिभ्रमण के कारण हमें प्रतीत होता है कि सूर्य और नक्षत्र चल रहे हैं। परिभ्रमण कहते हैं किसी चीज़ के चारों ओर घूमना, भ्रमण, घूमना, परि, चारों ओर घूमना। परंतु वास्तव में पृथ्वी चल रही होती है। नक्षत्र भी गति करते हैं, परंतु पृथ्वी से बहुत दूर होने के कारण उनकी गति महसूस नहीं की जा सकती। आसमान के तारे टिमटिमाते हुए इसलिए प्रतीत होते हैं क्योंकि उनकी रोशनी पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित हवा
की सघन गतिशील परतों को पार करती हुई हम तक पहुंचती है। सघन मतलब घनी। वायु वेग के कारण तारों का प्रकाश कभी जलता तो कभी बुझता सा प्रतीत होता है। तारे, हम कहते हैं तारे टिमटिमा रहे हैं, तो वो टिमटिमाते नहीं हैं, क्या हवा का वेग होता है। तो कभी तारे जो होते हैं ऐसा लगता है तेज जल रहे हैं, तो कभी बुझते हुए, कभी कम प्रकाश के। तो वो वायु वेग के कारण, हवा की गति के कारण ऐसे प्रतीत होते हैं। दिन के समय तारे कहीं खोते नहीं हैं, परंतु सूर्य के तीव्र प्रकाश में धुंधले पड़ जाते हैं। सांझ ढलने पर ये तारे पुनः आसमान के आंचल में टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। सौर ऊर्जा और खगोल विज्ञान का ज्ञान ज्यों ज्यों बढ़ता जाएगा, विश्व मानवता के कल्याण हेतु अनगिनत प्रयास तेज होते जाएंगे। खगोल विज्ञान कहते हैं आकाशीय पिंडों को का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला विज्ञान। जो आकाशीय पिंड आप समझते हैं, जितने भी हमारे ग्रह उपग्रह हैं, तो उनके विषय में जो भी अध्ययन किया जाता है, जो भी वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, उसे खगोल विज्ञान कहते हैं। अनगिनत प्रयास तेज होते जाएंगे, तभी कवि जयशंकर प्रसाद जी ने ये कल्पना साकार होगी। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं निरूपाए, समन्वय उनका करें समस्त विजयनी मानवता हो जाए। कहते हैं कि विद्युत कण, कितने आकाश में बिजली के कण हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, व्यस्त हैं, बहुत ही सब तरफ फैले हुए हैं, जिनको समेटने का किसी भी प्रकार का कोई उपाय नहीं है। उनको जब हम समन्वय कर लें, जब हम उनको इकट्ठा कर लें, समन्वय मीन्स इकट्ठा कर लें उन सबको, तब मानवता जो है वो विजय हो सकेगी। शब्दार्थ: रहित, विहीन, स्वच्छ, साफ, चमकीले चमकते हुए, पिंड, ठोस वस्तु या गोलाकार खंड, आकाशगंगा, आकाश वाहिनी गंगा में छोटे छोटे तारों का समूह, गणना गिनती, अनुसंधान खोज, क्रमशः क्रम से एक के बाद एक, नाभिकीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, ज्वलनशीलता, जलने की क्षमता, परिवर्तन, बदलाव, महसूस, अनुभव करना, सघन, घना या घनी, खगोल विज्ञान, आकाशीय पिंडों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला विज्ञान। लघु उत्तरीय प्रश्न: कवि ने रात्रि में चमकते तारों की उपमा किन चीज़ों से दी है? उत्तर: कवि ने रात्रि में चमकते तारों की उपमा आकाश के नीले आंचल में जड़े हीरे मोतियों से तथा श्वेत फूलों के गजरों आदि से दी है। प्रश्न खा: सूर्य के विषय में आपने क्या जाना? उत्तर: सूर्य के विषय में हमने यह जाना कि सूर्य एक तारा या नक्षत्र है। इसके पास स्वयं का प्रकाश है। सूर्य ही पृथ्वी के निकट स्थित सबसे बड़ा नक्षत्र है। सूर्य अपनी जगह पर स्थिर रहता है। प्रश्न गा: तारों और पृथ्वी में प्रमुख अंतर क्या है? उत्तर: तारों और पृथ्वी में प्रमुख अंतर है कि तारों के पास अपना प्रकाश है, परंतु पृथ्वी के पास अपना प्रकाश नहीं है। प्रश्न घा: तारों में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं? उत्तर: तारों में हाइड्रोजन और हीलियम गैसें पाई जाती हैं। प्रश्न 5: सूर्य का निकटतम नक्षत्र सूर्य से कितनी दूर है? उत्तर: सूर्य का निकटतम नक्षत्र सूर्य से करोड़ मील दूर पर स्थित है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न: प्रश्न का तारों की 3 विशेषताएं लिखिए। उत्तर: तारों की 3 विशेषताएं
निम्नलिखित हैं। पहला, इनका स्वयं का प्रकाश होता है। 2, ये चमकीले पिंड हैं जो अत्यधिक गर्म होते हैं। 3, इनमें मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम गैसें होती हैं। प्रश्न खा, आकाशगंगा किसे कहते हैं? उत्तर, आकाशगंगा अनगिनत नक्षत्रों का चमकीला समूह है। उसमें हजारों, लाखों, करोड़ों तारे हैं। आकाशगंगा हमें प्रकाश पुंज की तरह दिखाई देती है। प्रश्न गा, नाभिकीय ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? इसका क्या महत्व है? उत्तर, नाभिकीय ऊर्जा दो गैसों हाइड्रोजन और हीलियम के मिलन से उत्पन्न होती है। ये ऊर्जा का बहुत ही शक्तिशाली रूप होता है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दोनों ही नक्षत्रों को इतना गर्म कर देती है कि वे चमकीले रहते हैं। इस ऊर्जा के समाप्त हो जाने पर नक्षत्र भी बादलों के रूप में फटकर समाप्त हो जाते हैं। प्रश्न घा, नाभिकीय ऊर्जा के समाप्त हो जाने पर तारों की क्या स्थिति होती है? नाभिकीय ऊर्जा हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से उत्पन्न होती है। इसी ऊर्जा के नक्षत्र अत्यधिक गर्म रहते हैं और चमकते हैं। इस ऊर्जा के समाप्त हो जाने पर नक्षत्र गैस और धूल के विशाल बादल के रूप में फट जाते हैं। प्रश्न 5, नक्षत्रों के रंग में परिवर्तन क्यों और कैसे होता है? उत्तर, हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की ज्वलनशीलता के अनुसार नक्षत्रों के रंग और चमक में परिवर्तन होता जाता है। जैसे जैसे इनकी ज्वलनशीलता कम होती जाएगी वैसे ही ये ठंडे पड़ते जाएंगे और उनका रंग पीले से लाल, लाल से नीला और फिर काला होता जाएगा। इसका मूल कारण इनकी ऊर्जा की स्थिति में होने वाला परिवर्तन है। व्याकरण बोध, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्यों को पुनः लिखिए। यहाँ वाक्यों को दोबारा लिखना पड़ेगा। ईश्वर सब जगह व्याप्त है। ईश्वर सर्वव्यापी है। रामेश्वर मंदिर देखने योग्य है। रामेश्वर मंदिर दर्शनीय है। हमारी अध्यापिका मीठा बोलती हैं। हमारी अध्यापिका मृदु भाषी हैं। रानी पद्मिनी के सौंदर्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। रानी पद्मिनी के सौंदर्य अवर्णनीय है। निम्नलिखित शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखिए, यानी शुद्ध रूप लिखना है। अनुकूल, अनुकूल, आगामी, अनधिकार, आशीर्वाद, ऊर्जा, पशु, ऐनक, अध्ययन। खा, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखिए। तारा, तारे, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन शब्द लिखिए। तारा, तारे, हीरा, हीरे, पुस्तक, पुस्तकें, अध्यापक, अध्यापकगण, चिड़िया, चिड़ियाँ, नदी, नदियाँ,